दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। अब ग्रो करने के लिए एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आप देखते भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो खास बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो आम लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो एक एवरेज जिनकी इनकम है, जो मतलब कहीं आईटी में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑपरेशंस में जॉब कर रहे हैं, वो अपने पैसे को कैसे ग्रो करें, इसके बारे में है। ये फंडा मैंने सीखा था अपनी कंपनी के सीईओ से। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैं भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था हमारे साथ, और वो जितना सिस्टमैटिक वे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस चीज में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया था, मुझे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार लगा। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आओ पैसा ग्रो करें। कैसे पैसे को ग्रो करते हैं हम लोग जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटा स्टार्टअप चलाते हैं, या इंडिविजुअल काम करते हैं, फ्रीलांसिंग पे में काम करते हैं, या आप जॉब में हैं जिसमें आपकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपए हर महीने से लेकर, हो सकता है कि आप जो है 30-35 लाख रुपए के पैकेज पे हो और आपकी 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी हर महीने की आ रही हो। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इनकम के बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज नहीं होते हैं। तो किस तरीके से सिस्टमैटिक वे से हम इन्वेस्टमेंट करें और किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। यहां पर हम केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने की, पैसे से पैसा बनाने की बात कर रहे हैं। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेसिस है, तो आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना है। पहली चीज, सेविंग अकाउंट में पैसा वहीं रखें जहां पर 6% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आता हो। नॉर्मली होता क्या है कि हमारी जो सैलरी आती है, जो हमारी कंपनी के साथ टाई अप है, उसी अकाउंट में हमारी सैलरी आती है, जो नॉर्मली हमें 2% 2.5% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे देते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसे बैंक आपको मिलेंगे जो 6% के आसपास भी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं। नॉर्मली वो थोड़े छोटे बैंक्स हैं। जो छोटे बैंक्स होते हैं वो अपने आप को पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट हैवी देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बैंक होने चाहिए, कोई भी ऐरा गैरा एनबीएफसी कॉरपोरेट का अकाउंट नहीं होना चाहिए। बैंक, प्रॉपर बैंक होना चाहिए, क्योंकि वो आरबीआई से गवर्न होता है, आरबीआई की नजर उस पर होती है। वहां पर आप एक अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और जब भी आपकी सैलरी आती है उस सैलरी को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दीजिए उस बैंक अकाउंट में जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है। मान लीजिए 2% आपको इंटरेस्ट रेट आपके नॉर्मल बैंक में मिल रहा है, आपने एक अकाउंट ओपन किया। जैसे भी मैं सर्च करके देख रहा था तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसमें करीब 6% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, 5, 5.5, 6%। अब आपको लग रहा है 5-5.5% तो बहुत ज्यादा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, जो आपको 2% 2.5% मिल रहा था, अब ये आपको मिलेगा 6%, 5%, 5.5%, ऑलमोस्ट डबल है। मतलब ये 100% ज्यादा आपको मिल रहा है। आपकी सैलरी आती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए 1 तारीख को, वो धीरे धीरे कम होती है। ऐसा तो नहीं होता कि पूरा का पूरा कम हो जाता है। तो जो अमाउंट आपके बैंक में पड़ा रहता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होती है। और ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, लेकिन सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि सेविंग अकाउंट में पैसा वहीं पर रखना चाहिए जहां पर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा हो। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, एक दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करिए, पूरा का पूरा पैसा वहां ट्रांसफर करिए, जितनी जरूरत होती रहेगी वहां उतना आप निकालते रहेंगे, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। दूसरा, जो एफडी हम लोग करते हैं नॉर्मली, वो एफडी आपको बैंक में ही करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर, कॉर्पोरेट्स में, एनबीएफसी में एफडी करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे बेहतर है कि आपको बैंक में एफडी करना है, और बैंक में भी छोटे बैंक में एफडी करना है। जो बड़े बैंक्स होते हैं उसमें एफडी के रेट कम होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं वहां पर एफडी के रेट ज्यादा होते हैं। अगर आपको एफडी पसंद है, मुझे एफडी पर्सनली बहुत अच्छा पसंद नहीं है, अगर आपको एफडी पसंद है तो आप एफडी करिए, छोटे बैंक्स में करिए, वहां पर आपको रेट ज्यादा मिलेगा। जहां पर आपको बड़े बैंक्स में 6%, 6.5% मिलेगा, यहां पर आपको 8%, 8.5%, कुछ कुछ छोटे बैंक्स में आपको 9% तक भी एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो हमेशा छोटे बैंक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप एफडी कर रहे हैं, बैंक में ही करनी है।
किसी और जगह पर नहीं, बैंक जो आप जहां पर अकाउंट ओपन करेंगे उस नाम में बैंक आना चाहिए। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो बैंक होना चाहिए। कोई भी एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे फ्लोटन है, मुथूट फाइनेंस है, ये सारे एनबीएफसी है, लोन देते हैं, फाइनेंस का और भी काम करते हैं, लेकिन बैंक नहीं है। वहां पर एफडी नहीं खुलवाना है, खुलवाना है आपको बैंक में ही, छोटे बैंक अकाउंट में। कॉर्पोरेट में नहीं करवानी है एफडी, आपको कॉर्पोरेट में नहीं करवानी है। 5 लाख का इंश्योरेंस होता है आरबीआई से। अब बेनिफिट क्या है? एक तो छोटे बैंक में आप कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल गया, लेकिन मैं एनबीएफसी और कॉर्पोरेट में मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बैंक में जो आप एफडी डालते हैं, आरबीआई उसकी गारंटी लेती है। अगर बैंक बंद भी हो गया, बैंक डूब गया, उसके बाद भी 5 लाख रुपए आपके एफडी अमाउंट का गारंटी आरबीआई लेती है कि उतने पैसे आपको देंगे। अब मान लो आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की एफडी करानी है, तो 5 लाख अपने नाम पे करा दीजिए, 5 लाख वाइफ के नाम पे, 5 लाख अपने पेरेंट्स के नाम पे, या अलग अलग बैंक में, अलग अलग छोटे बैंक्स में एफडी करा दिए 5-5 लाख रुपए के सम्स में, तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। जो तीसरा पॉइंट है, पीपीएफ सुकन्या कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद है। पीपीएफ, जैसे पीएफ होता है ना, मतलब जो आप लेते हैं, पीएफ आपका कटता है, आपकी सैलरी से कटता है, उसी तरीके से पीपीएफ होता है, उसमें आप खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है, लेकिन नॉर्मली पीपीएफ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट है, और गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे होते हैं, तो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, तो आपको गारंटी होती है, इंटरेस्ट रेट टाइम टाइम पे रिवाइज होता रहता है, नॉर्मली अच्छे पैसे आपको देते हैं। पीपीएफ, सुकन्या, सुकन्या तो बहुत ही जबरदस्त है उनके लिए जिनकी गर्ल चाइल्ड है। अगर आपका बॉय चाइल्ड है तो आप उसके लिए सुकन्या नहीं कर सकते, सुकन्या केवल गर्ल चाइल्ड के लिए किया जा सकता है, मतलब एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे किया जा सकता है। सुकन्या का इंटरेस्ट रेट जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सुकन्या का होता है, सुकन्या का इंटरेस्ट रेट होता है, तो सुकन्या आपको करना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए। या एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि सुकन्या के लिए मैं कोई भी सेकंड थॉट नहीं दूंगा। अगर सुकन्या का ऑप्शन मिलता है तो सुकन्या जरूर करूंगा। अब एनपीएस एक करके होता है, तो एनपीएस नॉर्मली सब लोग खोल सकते हैं, और अगर आपका एनपीएस कटता है कंपनी की तरफ से तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में एनपीएस नहीं कटता है, तो आपको एनपीएस करना चाहिए। 2 चीजें हैं एनपीएस में, एक तो रिटर्न आपको केवल, मतलब हिस्टोरिकल आप डेटा देखेंगे तो 10% के आसपास मिलता है। पॉइंट ये नहीं है कि 10% बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, मतलब उससे ज्यादा तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालकर उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है अगर आपका टैक्स 30% वाले ब्रैकेट में है, या से फॉर एग्जांपल 20% वाले ब्रैकेट में भी है उनके लिए, लेकिन जैसे मेरा 30% में जाता है, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है? जो 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन देती है 80C में, आप उससे ज्यादा तो एग्जम्पशन नहीं दिखा सकते। बाकी मेडिकल में दिखा सकते हैं, होम लोन दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन 1.5 लाख का 1.5 लाख ही होता है। अगर मैं एनपीएस में पैसे डालता हूं तो मुझे 1.5 लाख से ओवर एंड अबव वो डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए आज की डेट में 1.5 लाख मेरे पूरे हैं, ईएलएसएस मैंने लिया हुआ है, टैक्स सेविंग स्कीम ली, बच्चे की फीस हो जाती है, ठीक है, 1-1.25 लाख साल की, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप 30% टैक्स देंगे, तो 50,000 रुपए गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है एनपीएस में डालने का, वो ओवर एंड अबव मिलता है, मतलब वो 1.5 लाख के बजाय अब 2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो आज अगर मान लो मैंने 50,000 रुपए डाले एनपीएस में, तो अगर मैं नहीं डालता तो उसका तो 30% टैक्स कट ही जाना था, आज की डेट में टैक्स कट जाना था। मतलब अब वो सैलरी जब मुझे मिलती तो 35,000 रुपए ही मिलते, 30-15,000 रुपए तो कट जाते। अब अगर वो मैंने 50,000 रुपए डाल दिए, तो पहला तो बेनिफिट मुझे ये हुआ कि 30% का रिटर्न तो उसने मुझे डे 1 पे दे दिया। अब अगर बिल्कुल भी एनपीएस का पैसा नहीं बढ़े, बिल्कुल भी उसमें रिटर्न नहीं आए, फिर भी 30% का रिटर्न तो उसने मुझे दे दिया। कौन से म्यूचुअल फंड्स 30% का रिटर्न आपको दे रहे होते हैं? बहुत लिमिटेड है। अच्छा, अब एक तो 30% का रिटर्न उसने मुझे दे दिया क्योंकि 30% का उसने मुझे मेरा टैक्स बचा लिया, साथ ही साथ अब वो एक पेंशन की तरीके से मैं देखूंगा उसको कि ठीक है, मतलब ये पैसे मेरे जाते रहेंगे, बुढ़ापे में मेरा 60% मैं निकाल लूंगा और
40% उसका एन्युटी में चला जाएगा, मतलब उसको एज अ पेंशन मिलेगा। तो वो ठीक है, मेरे लिए चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये, इसमें ये एक लिमिटेशन है कि 50,000 रुपए ही केवल टैक्स डिडक्शन में आप दिखा सकते हो। तो मिनिमम 50,000 रुपए का एनपीएस सबको करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो करता ही हूं। अच्छा, फिक्स्ड इनकम वाले जितने भी प्लान हैं, जैसे यूलिप प्लान है, फिक्स्ड इनकम, इतने पैसे इतने साल के लिए दो, फिर आपको 6 साल के लिए आप हर साल 50,000 रुपए दो, फिर आपको 12वें साल से लेकर 25 साल तक इतने पैसे मिलते रहेंगे। यूलिप प्लान्स होते हैं। ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे आप नॉर्मल लार्ज म्यूचुअल फंड होते हैं या मीडियम मिड साइज के जो फंड्स होते हैं, उसमें आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। यूलिप का प्लान पहले चलता था, अब बहुत एडवाइजेबल नहीं है, उससे बेटर। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे, एक इंश्योरेंस लेंगे, पॉलिसी लेंगे कि अच्छा पॉलिसी तो मेरी इतने की रहेगी, इतना पैसा मुझे वापस मिलेगा, अगर मैं मर गया तो इतने रुपए मिल जाएंगे, नहीं मरा तो इतने पैसे वापस हो जाएंगे। विश्वास मानिए, आप मतलब कैलकुलेट करके देखिए ना, आप 50,000 रुपए साल दे रहे हैं या 25,000 रुपए हर साल दे रहे हैं, कोई भी यूलिप प्लान आप ले लीजिए, उसका कैलकुलेट करके आप देखिए। आप टर्म इंश्योरेंस उतने अमाउंट का देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। जितना अमाउंट बचता है उसको आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, एसआईपी में डाल दीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें मेरे लिए, मतलब मेरे लिए कोई सेकंड थॉट नहीं है कि कोई भी यूलिप प्लान, फिक्स इनकम प्लान, ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है मेरे लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया जो नॉर्मली हम करते हैं, ज्यादातर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए सारी चीजें। अब वेल्थ अगर आपको बनानी है, अगर आपको पैसे बनाने हैं, पैसे आपके बढ़ाने हैं, तो इंपॉर्टेंट है एसआईपी म्यूचुअल फंड। एसआईपी म्यूचुअल फंड ही वेल्थ मल्टीप्लायर होता है। म्यूचुअल फंड या एसआईपी वेल्थ क्रिएट करता है, मल्टीप्लाई करता है। कई सारे तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे लिए काम के एक तो ईएलएसएस है। ईएलएसएस क्या है? टैक्स सेविंग। अगर मान लो आपका जो 80C 1.5 लाख रुपए का जो आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स डिडक्शन का, उसमें अगर आपके कोई और चीजें नहीं है तो आप ईएलएसएस ले लीजिए। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, अच्छा रिटर्न देते हैं, किसी तरीके की टेंशन की बात नहीं होती है, और आपका टैक्स बचता है। टैक्स अगर आप 10%, 20% जिसमें भी आ रहे हैं उतना आपका टैक्स बच रहा है, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा है। दूसरे तरीके का जो मेरे लिए है लार्ज कैप। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना चाहिए जब आप कम से कम 3 साल का सोच रहे हो, क्योंकि लार्ज कैप भी थोड़ा ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिले। बट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, लार्ज कैप में आते हैं। उसके बाद 250 तक मिड कैप में आती है, 250 से बाकी जितने भी, लेकिन लिस्टेड कंपनीज है ये, ऐसा नहीं कि लिस्टेड नहीं है शेयर, मतलब लिस्टेड है एक्सचेंज में, वो स्मॉल कैप में आती है। अगर मुझे लार्ज कैप में पैसे डालने हैं 3 साल तक के लिए तो मैं लार्ज कैप चूज करूंगा। अगर मुझे 3 साल से बाद पैसे, क्योंकि आपने कोई गोल सेट किया होगा, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी है, रिटायरमेंट प्लान है, कितने साल उसमें बचे हुए हैं वो तो आपको आइडिया होगा। अगर मुझे एक ऐसा गोल, जैसे मान लीजिए मेरे 4-5 गोल है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मतलब खरीदनी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, बच्चे की शादी करनी है और रिटायरमेंट प्लान, तो मुझे घर खरीदना है 3 साल में, गाड़ी खरीदनी है 5 साल में, बच्चे की पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी 7 साल में, और रिटायरमेंट तो 20 साल बाद है। तो मैं तीनों के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड लूंगा, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा, वेल्थ को मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? जो 3 साल की रिक्वायरमेंट होगी, जो 3 साल में मुझे अचीव करना है, उसके लिए मैं लार्ज कैप में डालूंगा, ताकि बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट ना करे, मेरा पैसा थोड़ा सुरक्षित भी रहे लेकिन थोड़ा रिटर्न भी मिलता रहे, तो लार्ज कैप में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मिड कैप में जो 5 साल तक की जरूरतें हैं मेरी, तो मैं मिड कैप में, 5 साल ठीक ठाक टाइम है, 5 साल में मार्केट
ऊपर जाएगा ही जाएगा, थोड़ा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी और अच्छा मिलेगा। तो मैं 5 साल की चीज़ों के लिए मिड कैप में डालूंगा। अगर मेरा लॉन्ग टर्म है, जैसे रिटायरमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए क्योंकि मुझे पता है 20 साल देखना है, 20 साल में तो मार्केट जाएगा ही जाएगा ऊपर, तो मैं स्मॉल कैप में पैसे डालूंगा, इन दोनों में नहीं डालूंगा। स्मॉल कैप में पैसे डालने से एक तो ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, बट रिस्क है। लेकिन मुझे 10 साल बाद पैसे चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट 10 साल तक नीचे ही रहेगी या स्टैग्नेंट ही रहेगी, ऊपर जाएगी ही जाएगी। अच्छा, जब आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें एक आएगा डायरेक्ट, एक आएगा नॉर्मल। या तो रेगुलर लिखा रहेगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा। कुछ नहीं लिखा है मतलब रेगुलर है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप ले रहे हो। बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो हम खरीदते हैं उसमें हमें 1-1.5% ज्यादा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट में कमीशन नहीं लगता। जैसे आप किसी के थ्रू लेते हैं ना, जो आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें एक उसकी कमीशन जाती है। वो कमीशन डायरेक्ट में नहीं जाता क्योंकि आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट करना है, रेगुलर नहीं करना है। अच्छा, रिटर्न के लिए जैसे आपने सोचा मुझे स्मॉल कैप में करना ही है या मिड कैप में करना ही है, अब आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं कौन से फंड में करूं? तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे रिटर्न की, कितना रिटर्न मिल रहा है। या आप जिस भी एडवाइजर से भी पूछेंगे, या अगर आप ग्रो के वेबसाइट पे जाएंगे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहां पर आपको दिखेगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है। तो पहली चीज तो रिटर्न देखनी है। दूसरी चीज जो ज्यादातर लोग नहीं देखते, मिस कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वो वाला फंड उस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपको एक फंड दिखा 30% का रिटर्न, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपने चेक किया 30% का रिटर्न दे रहा है। अब आपने सोचा जी ये ले लेता हूं यार, 30% रिटर्न बहुत जबरदस्त है। या आपको 15% रिटर्न दिखा, आपके लिए 15% बहुत अच्छा रिटर्न है। हो सकता है उस कैटेगरी के सारे फंड 15% से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप तो बेवकूफ बन गए, कट गया आपका, क्योंकि आपने तो सोचा 15% बहुत अच्छा है या 30% बहुत अच्छा है, तो 30% रिटर्न दे रहा है तो मैं ले लेता हूं फंड। लेकिन आपने देखा भाई साहब कोई दूसरा फंड लिया होता तो आपको 35%, 40% रिटर्न मिलते। तो आपको तो रिटर्न के साथ साथ ये भी देखना है कि उस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस कैटेगरी का में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, किस नंबर पे है। तो पहले से तीसरे नंबर टाइप्स है तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो रिटर्न के साथ साथ वो देखना है, ठीक है। अच्छा, अब उनके लिए जबरदस्त कुछ फंड है जो 30% ब्रैकेट में है। अच्छा, 30% भाई साहब ब्रैकेट में आप आते हो ना, तो टैक्स तो आपका खूब जा रहा है, गवर्नमेंट तो मतलब काट रही है और गवर्नमेंट को आप पैसे दे ही रहे हो। आप म्यूचुअल फंड करो। अब म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया है, बहुत सारी वीडियोस भी है म्यूचुअल फंड की, आपको समझ में आता है, पड़ता है दिमाग में। म्यूचुअल फंड करो, एसआईपी करो, उसमें ही आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप में। बाकी तो जी सब मोह माया है, एफडी, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को एफडी से प्यार है, एफडी छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको एफडी की जगह पर आर्बिट्रेज फंड देखना चाहिए। अब आप हिस्ट्री उठा के देखो, जाओ किसी वेबसाइट पे और देखो आर्बिट्रेज फंड कोई चूज करिए और उसको, उसकी हिस्ट्री देखिए, तो आपको दिखेगा कि लंबे समय तक वो काम कर रहे हैं। मतलब आपको उसमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और नेगेटिव नहीं मिलेगा ज्यादातर। तो आर्बिट्रेज फंड आप देख सकते हैं। एफडी नहीं करना है, अगर एफडी करने का फिर भी मन है, लार्ज कैप कर लो, निफ्टी 50 कर लो, एफडी मत करो। एफडी महंगाई दर से 1-8% ज्यादा देता है, उतने पैसे की वैल्यू आपकी घट जाती है महंगाई दर के आसपास। तो मतलब बहुत अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ बेहतरीन आइटम है। फिजिकल गोल्ड अवॉइड करिए, फिजिकल सिल्वर अवॉइड करिए। क्यों? आप क्या क्या ले सकते हैं? गोल्ड के बार ले सकते हैं, गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड के सिक्के ले सकते हैं, सिल्वर के भी मतलब सेम चीज। एक तो इसमें क्या होता है, मार्जिन प्लस 3% का जीएसटी लगेगा। आप गोल्ड बार लीजिए तो मार्जिन लगेगा और जीएसटी उसमें 3% का ऐड होगा। मतलब अगर उसकी जितनी प्राइस है तो जिससे आप ले रहे हैं अपना मार्जिन भी ऐड करेगा, 30% का जीएसटी भी ऐड करेगा। ईटीएफ में वो नहीं है। दूसरा,
ज्वेलरी में एक तो मार्जिन ऐड करेगा, फिर 10% के आसपास मेकिंग चार्ज ऐड करेगा, फिर जीएसटी ऐड करेगा, तो बहुत महंगा हो गया। जितना रिटर्न देगा गोल्ड, उससे तो उतना बेनिफिट तो आपका नहीं हो पा रहा है। अच्छा, गोल्ड बार और ज्वेलरी लेने के लिए तो आपको मतलब मोटे अमाउंट की भी जरूरत है। ईटीएफ आप कम पैसे में भी 2-4 हज़ार रुपए भी हैं तो भी ईटीएफ में आपने पैसे डाल दिए, तो एक तरीके आपका गोल्ड जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और है इसमें मैंने लिखा नहीं है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जबरदस्त है। उसमें एक तो जो जिस रेट पे गोल्ड जा रहा है वो तो आपको रिटर्न मिलता है, प्लस 2.5% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। वो भी डिजिटल ही है, बट उसमें 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप चाहते हैं। अच्छा, बहुत पैसा आपके पास आ गया, बहुत पैसा है जी, बहुत कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, आप तो लगभग करोड़ों में चले गए हैं। क्या करें? प्रॉपर्टी ले लो। प्रॉपर्टी जबरदस्त है। एक तो उसका रेंटल यील्ड आपको मिलता रहता है, और दूसरा प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। लेकिन प्रॉपर्टी लेने में फ्लैट लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती है ज्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं बट ज्यादातर केसेस में फ्लैट लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती है। लैंड इज यस, और हमेशा अथॉरिटी से लो, जो बिल्कुल प्रॉपर अथॉरिटी वगैरह के प्लॉट्स हैं उनको आप लो। तो लैंड अच्छा, रेजिडेंशियल से ज्यादा प्रेफर करो अगर आप कॉमर्शियल ले सकते हो, बट कॉमर्शियल में वो नहीं कि मॉल के अंदर एक दुकान ले ली। कॉमर्शियल मतलब जो कॉमर्शियल स्पेस होते हैं, ऑफिसेज की बिल्डिंग्स होती है, उस तरीके की अगर आप प्रॉपर्टी ले सकते हो तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इन सबसे पहले जितनी भी मैंने चीजें बताई उसमें इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के इंश्योरेंस आपको लेने ही लेने चाहिए। पहला इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, बतेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेना ही लेना है, मतलब दूसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस भी आपको लेना ही लेना चाहिए। तीसरा ओपीडी बेनिफिट कवर, मतलब जो आप डॉक्टर पे, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, उसमें ओपीडी कवर नहीं होता। आज जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे उसके बाद ही उसका आप क्लेम ले सकते हैं। लेकिन ओपीडी बेनिफिट कवर में जैसे आई थिंक बजाज वाले देते हैं, तो ओपीडी बेनिफिट कवर। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं तो इनको तो ओपीडी की जरूरत होती मतलब ये हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर पे जाना कुछ दिखाना है, 1000 रुपए की फीस ले लेता है डॉक्टर, कुछ ब्लड टेस्ट दे देगा तो 4 तरीके के ब्लड टेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपके ओपीडी कवर वाले में होती है। 5-7 हज़ार रुपए का प्रीमियम दोगे, 10-15 हज़ार रुपए का उससे बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये इंश्योरेंस भी आपको इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, ये इंपॉर्टेंट है, बट इन सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना। कब शुरुआत करना? अभी से शुरुआत करना, आज से शुरुआत करना। अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी लाइफ के बेटरमेंट की तरफ आज से शुरुआत करिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।